नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 17 जनवरी के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के सत्र में हम किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले प्रीडेटरी प्राइसिंग को लेकर के जो एडिटोरियल आया है हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। क्रिप्टो करेंसी लेन देन पर क्यों कर लगाना चाहिए, इसको आधार बना करके एक एडिटोरियल लिखा गया है, हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। इंटर स्पीसीज ट्रांसप्लांट, इसको आधार बना करके जो एडिटोरियल आया है हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और जलवायु परिवर्तन के युग में शहरी विकास किस तरह का होना चाहिए, इसको आधार बना करके जो एडिटोरियल आया है हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है प्रीडेटरी प्राइसिंग इज प्राइसिंग इंडियन लाइवलीहुड्स अपार्ट। और ये टॉपिक समान अध्ययन 3 आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर प्रीडेटरी प्राइसिंग की चर्चा हो रही है और इसको समझाने के लिए लेखक के द्वारा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिए गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले हफ्ते अचानक महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के छोटे से शहर तालोद में लोग स्थानीय स्टोर से कोलगेट टूथपेस्ट नहीं खरीद पा रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि नंदुरबार के वितरक ने कोलगेट उत्पादों का बहिष्कार करने और उन्हें तलोद में किराना स्टोर में आपूर्ति नहीं करने का फैसला किया था। इसके साथ ही महाराष्ट्र में सभी उपभोक्ता सामान वितरक पारंपरिक वितरकों के साथ कोलगेट के कथित अनुचित व्यवहार का विरोध कर रहे हैं। और यहाँ पर यह केस क्या है, ये मामला क्या है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर प्रीडेटरी प्राइसिंग की चर्चा हो रही है और आप सभी ये जानते होंगे कि प्रीडेटरी प्राइसिंग एक ऐसी योजना है जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा अपने प्रतिस्पर्धियों को बाहर निकालने के लिए और उस मार्केट में एकाधिकार बनाने का प्रयास करने के लिए कीमतों को काफ़ी कम कर दिया जाता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि भारत में लगभग आधा मिलियन से ज़्यादा ऐसे वितरक हैं जो कोलगेट जैसी उपभोक्ता कंपनियों से सामान को उठाते हैं और उन्हें लाखों व्यापारियों और अन्य बिचौलियों के माध्यम से देश भर के 7 लाख से ज़्यादा गांवों और कस्बों में स्थित 13 मिलियन छोटे स्थानीय स्टोरों तक पहुंचाते हैं। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बिचौलिए होते हैं, ऐसे व्यापारी होते हैं जो उपभोक्ता कंपनियों से सामानों को उठाते हैं और उन्हें देश भर में फैले छोटे छोटे स्थानीय स्टोरों तक पहुंचाते हैं और इससे लाखों लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलता है। ये वितरक और व्यापारी अधिकांश छोटे परिवारों से होते हैं जिन्होंने कई दशकों में अपने स्थानीय स्टोर के साथ संबंध विकसित किए होते हैं। लेकिन नए जमाने की जो B2B कंपनियां हैं, यहाँ पर B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस। आप सभी जानते हैं जिस तरीके से जियो मार्ट, उड़ान, ऐसी B2B कंपनियां हैं जो सीधे मोबाइल ऐप के माध्यम से किराना स्टोर के साथ तकनीक के माध्यम से जुड़े होते हैं और यहाँ पर ये किराना स्टोर सीधे इन कंपनियों से सामान मंगा सकती हैं। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ये जो नई B2B कंपनियां हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा फंडिंग है, ये बहुत ही सस्ती दरों पर किराना स्टोर को सामान मुहैया कराते हैं और ऐसी कीमतों का मुकाबला करना छोटे व्यापारियों के लिए और बिचौलियों के लिए बहुत ही कठिन है। यहाँ पर एग्जाम्पल देके समझाने का प्रयास किया गया है कि जिस प्राइस पर बिचौलियों के द्वारा, छोटे व्यापारियों के द्वारा इन किराना स्टोरों को कोलगेट की सप्लाई की जाती है, उससे काफ़ी कम दर पर इन B2B कंपनियों के द्वारा इन किराना स्टोर को कोलगेट की सप्लाई की जाती है, जिससे किराना स्टोर चलाने वालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और इसीलिए वे इन बिचौलियों से सामान नहीं लेकर के सीधे इन B2B कंपनियों से सामान को मंगा रहे हैं। यहाँ पर वितरकों का ये कहना है कि यह उनके साथ बहुत ही अनुचित व्यवहार है। कोलगेट और उस जैसी अनेक कंपनियों को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए कि किसी और दाम पर B2B कंपनियों को सामान दिया जाए और किसी और दाम पर वितरकों को सामान दिया जाए। और इसी को देखते हुए यहाँ पर महाराष्ट्र में बहुत सारे वितरकों के द्वारा कोलगेट की सप्लाई को बंद किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि आखिर ये प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या होता है। यहाँ पर लेखक के द्वारा ये समझाया जा रहा है कि ये जो कंपनियां हैं जिनके पास भारी मात्रा में पैसा है, वे स्थानीय स्टोर को 15 से 20% के लॉस में कोलगेट की सप्लाई कर रही हैं
और यहाँ पर उनके द्वारा यह जानबूझ करके किया जा रहा है ताकि मार्केट से जो पारंपरिक वितरक हैं वे खत्म हो जाएं। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो पारंपरिक वितरक होते हैं वह छोटे व्यापारी होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है। लेकिन ये जो B2B कंपनियां हैं जिनके पास भारी मात्रा में फंडिंग है, वे अगर कुछ दिनों के लिए अपने आप को लॉस में भी रखते हैं तो यहाँ पर उन पर कोई असर नहीं होता। और इसी का फायदा उठाते हुए इन कंपनियों के द्वारा मार्केट से पारंपरिक वितरकों को खत्म करने के लिए जानबूझकर लॉस में सामानों की सप्लाई की जाती है। यहाँ पर शुरुआत में थोड़ा बहुत फायदा तो होता है, जो स्थानीय दुकानदार होते हैं उन्हें फायदा तो होता है, लेकिन यहाँ पर जब ये सारे के सारे वितरक मार्केट से खत्म हो जाएंगे तो आगे चल करके इन कंपनियों के द्वारा खुद ब खुद इन सामानों के दाम को बढ़ा दिया जाएगा और उस समय इन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल देकर ये समझाने का प्रयास किया गया है कि उड़ान जैसे ऐप के द्वारा 5 वर्षों में लगभग 5,000 करोड़ से अधिक का नुकसान सहा गया है। उसी तरीके से अगर हम जियो मार्ट की बात करें तो उसे इससे भी ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इन कंपनियों को भारी मात्रा में फंडिंग होती है, ये बहुत ही बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं और इसीलिए ये इन नुकसान को सहने में सक्षम हैं। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि इन कंपनियों के द्वारा स्थानीय दुकानदारों को ऋण भी दिया जाता है, कार्यशील पूंजी भी प्रदान की जाती है ताकि ये जो स्थानीय दुकानदार हैं वह इनके चंगुल में फंस जाएं। यानी कि इन कंपनियों के पास जो पैसा है उसका इस्तेमाल इनके द्वारा बिचौलियों को खत्म करने में भी और स्थानीय दुकानदारों को लुभाने के लिए भी किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में जो लाखों वितरक हैं, जो बिचौलिए हैं, उनके पास इतना ज़्यादा फंडिंग नहीं होता है, इसीलिए वे ऐसे नुकसान को सहने में असक्षम हैं। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि ये कंपनियां न केवल नई तकनीकों का निर्माण करने के लिए बल्कि प्रतिस्पर्धियों को कम करने और बाजार में हिस्सेदारी चोरी करने के लिए पैसे का उपयोग करती हैं। और जब बाजार में उनकी अच्छी खासी हिस्सेदारी हो जाती है, बिचौलिए खत्म हो जाते हैं, तो वे फिर मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप टेलीकॉम इंडस्ट्री का हाल देख सकते हैं कि किस तरीके से जियो के द्वारा शुरुआत में मुफ्त में सारी चीज़ों को दी गई और बाद में जब उसके द्वारा बाजार में अच्छी खासी हिस्सेदारी प्राप्त कर लिया गया, जब उसके प्रतिस्पर्धी खत्म हो गए तो यहाँ पर उसके द्वारा दाम को बढ़ा दिया गया, जिसकी चर्चा यहाँ पर लेखक के द्वारा अपने लेख में किया गया है। यहाँ पर लेखक के द्वारा ये बताया गया है कि प्रेडेटरी प्राइसिंग का जो प्रथा है यह भारत सहित अधिकांश देशों में अवैध है, लेकिन धड़ल्ले से स्टार्टअप के द्वारा टेक्नोलॉजी इनोवेशन के नाम पर इसका उपयोग किया जा रहा है, जिसको कि सरकार के द्वारा रोकने की जरूरत है। यहाँ पर यह कहा गया है कि ये जो प्रेडेटरी प्राइसिंग की समस्या है यह एक वैश्विक समस्या है। ई कॉमर्स कंपनियां कम कीमतों में उत्पादों को बेचती हैं, जिससे उपभोक्ता को काफी फायदा होता है, लेकिन इससे भारी सामाजिक संघर्ष और असमंजस पैदा भी होता है। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि भारत में ये जो कंपनियां हैं उनके पास फंडिंग बहुत ही ज़्यादा है, विदेशों से अचूक मात्रा में फंडिंग इनको मिल रही है। अमेरिका में छपा बड़ी मात्रा में पैसा भारत के स्टॉक और स्टार्टअप बाजारों में लगाया जा रहा है, यानी कि इनके पास पूंजी की कोई भी कमी नहीं है। और ये जो पूंजी विदेशों से भारत में आ रहा है, इस पूंजी तक पहुंच बड़े बड़े उद्योगपतियों की है, छोटे व्यवसायियों की यहाँ पर कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये जो बिचौलिए होते हैं, जो छोटे व्यापारी होते हैं, जिनकी संख्या लाखों में है, इससे उनकी आजीविका चलती है। और अगर यहाँ पर इन बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा प्रीडेटरी प्राइसिंग का इस्तेमाल करते हुए इनके व्यवसाय को खत्म किया गया तो यहाँ पर करोड़ों लोगों के सामने आजीविका के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, जिससे हमारे देश में भारी आय और सामाजिक असमानताएं पैदा हो सकती हैं, जिसकी चर्चा यहाँ पर लेखक के द्वारा किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर कही गई हैं। यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है किस तरीके से ये जो प्रीडेटरी प्राइसिंग का सहारा ई कॉमर्स कंपनियों के द्वारा लिया जा रहा है, इससे बेरोजगारी की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके कारण हमारा जो सामाजिक ताना बाना है वो भी खतरे में पड़ सकता है। यहाँ पर कुछ डेटा देकर के इसको समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि भारत में 20 मिलियन से भी अधिक परिवार, अगर हम इसे लोगों में देखें तो ये 100 मिलियन से भी ज़्यादा हो जाते हैं। उनकी आजीविका उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला में मध्यस्थ की भूमिका पर निर्भर करती है, और अगर इनका काम अचानक से छिन जाएगा
तो इसके कारण भारी सामाजिक अशांति पैदा हो सकती है हमारे देश में, और इसीलिए सरकार को इन सभी चीजों को बंद करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर सरकार प्रीडेटरी प्राइसिंग को बंद नहीं करती है, इन बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा जो खेल खेला जाता है मार्केट से छोटे व्यापारियों को खत्म करने का, अगर उसे खत्म नहीं करती है, उसे नहीं रोकता है, तो यहाँ पर भारी मात्रा में लोगों के स्वरोजगार छीन सकते हैं। शुरुआत में किराना दुकान वालों को या फिर उपभोक्ताओं को ये लगता है कि उन्हें कम दाम में सारी चीजें मिल रही हैं, लेकिन जब मार्केट में प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती है तो इन्हीं कंपनियों के द्वारा मनमाने तरीके से दामों को वसूला जाता है। यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर में हम लोग एग्जाम्पल देख चुके हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है ये, इसको इन सभी बातों के साथ ध्यान में रख करके आपको पढ़ लेना है। आज ये एक और एडिटोरियल की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है टैक्सिंग क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन, और ये टॉपिक सामान्य अध्ययन 2 शासन और सामान्य अध्ययन 3 आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि भले ही संसद में आधिकारिक डिजिटल मुद्रा को लेकर के विधेयक आया है, इसके बावजूद क्रिप्टो करेंसी का प्रसार जारी है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अनुमान ये है कि कम से कम 10 करोड़ भारतीयों के द्वारा पहले ही कुल $10 मिलियन से अधिक का निवेश क्रिप्टो करेंसी में किया जा चुका है। और इसी को लेकर के यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर इतनी भारी मात्रा में निवेश क्रिप्टो करेंसी में किया जा रहा है तो यहाँ पर यह सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करने का एक अवसर बन सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर यह कहा गया है कि यह इनकम टैक्स अधिकारियों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन पे कर लगाया जाए, उन्हें ट्रैक किया जाए। यहाँ पर यह कहा गया है कि जो आयकर अधिनियम 1961 है उसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसके तहत क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर कर लगाया जा सकता है, और यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि क्रिप्टो करेंसी के व्यापार को पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है जो पूंजीगत लाभ के तहत कर योग्य होता है, यानी कि पूंजीगत लाभ के मामले में यहाँ पर कर लगाया जा सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी को स्टॉक इन ट्रेड के रूप में रखा जाता है और करदाता उसमें बार बार ट्रेडिंग कर रहा है तो उस पर बिजनेस इनकम मद में टैक्स लगाया जा सकता है। उसी तरीके से यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर कोई यह तर्क देता है कि क्रिप्टो लेन देन इनके अंदर नहीं आता है तो यहाँ पर इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 56 का उपयोग किया जा सकता है, जिसके तहत यहाँ पर वैसे लोग जो क्रिप्टो करेंसी में लेन देन कर रहे हैं उन पर आय के अन्य स्रोत के तहत कर लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारा जो इनकम टैक्स अधिनियम है उसमें वो सारी बातें मौजूद हैं जिसका उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कर लगाया जा सकता है, जिसका कि एग्जाम्पल यहाँ पर अलग अलग तरीके से दिया गया है। यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि हम क्रिप्टो करेंसी पर आय के अन्य स्रोत के नाम पर टैक्स लगा सकते हैं, बिजनेस इनकम के नाम पर टैक्स लगा सकते हैं, और उसी तरीके से पूंजीगत लाभ के नाम पर भी टैक्स लगा सकते हैं, और ये सारी बातें आईटी अधिनियम में हैं। लेकिन यहाँ पर लेखक के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर के आईटी अधिनियम में कहीं भी चर्चा नहीं की गई है, और इसीलिए अगर आईटी अधिनियम में अगर हम संशोधन करते हैं और क्रिप्टो करेंसी को लेकर के एक आसान भाषा में एक प्रभावी कराधान की व्यवस्था कर देते हैं तो यह बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी किसी भी अन्य परिसंपत्ति वर्ग के विपरीत है, इसीलिए यहाँ पर विभिन्न चुनौतियां भी हैं और इन सभी को यहाँ पर संबोधित करने की आवश्यकता है। यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के कर से जुड़ी कुछ चुनौतियों की चर्चा की गई है। यहाँ पर कहा गया है कि चूंकि इनकम टैक्स अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों की कमी है, इसके कारण कितना टैक्स लगाया जाए, किस मद में टैक्स लगाया जाए, इसको लेकर के हमेशा अनिश्चितता बनी रहती है। इसी तरीके से यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि क्रिप्टो लेन देन के लिए क्षेत्राधिकार की पहचान करना बहुत ही मुश्किल होता है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जिनके पास क्रिप्टो करेंसी होती है वह विभिन्न देशों के लोगों के साथ इसका ट्रांजैक्शन करते हैं। क्रिप्टो करेंसी भारत के बाहर किसी सर्वर पर ऑनलाइन वॉलेट में संग्रहित की जा सकती है, और ऐसे मामले में यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि आखिर यहाँ पर टैक्स कौन सा देश लगाएगा। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि विभिन्न देशों में
क्रिप्टो करेंसी को लेकर के अलग अलग नियम हैं। तो यहाँ पर क्षेत्राधिकार का भी मामला बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर जो तीसरी सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी के साथ लेन देन करने वाले करदाताओं की पहचान गुमनाम रहती है। आप सभी जानते हैं कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में लेन देन कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रत्येक क्रिप्टो करेंसी के पते में एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, ना कि व्यक्ति के वास्तविक पहचान की जानकारी होती है। और इसका फायदा उठा करके लोग कर चोरी यहाँ पर करते हैं और काले धन का भी यहाँ पर उपयोग करते हैं। और जो काला धन विदेशों में जमा है उसे आपराधिक गतिविधियों में, आतंकवाद आदि के फंडिंग करने में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर यह भी बहुत बड़ी समस्या है कि जो लोग क्रिप्टो करेंसी में लेन देन कर रहे हैं उनकी पहचान यहाँ पर गुमनाम रहती है। और यह इनकम टैक्स अधिकारियों के लिए बहुत ही मुश्किल है कि वह यह पहचान करें कि किसके द्वारा यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में लेन देन किया गया है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि क्रिप्टो करेंसी लेन देन पर तीसरे पक्ष की जानकारी की कमी होती है, जिसके कारण आसानी से यहाँ पर कर चोरी हो सकता है। आप सभी जानते होंगे कि आयकर विभाग के द्वारा अपने सबसे कुशल प्रवर्तन साधनों में से एक, जिसका नाम है CASS प्रणाली, मतलब कि कंप्यूटर सहायता प्राप्त जांच चयन का उपयोग किया जाता है जब वह यह चेक करता है कि करदाताओं ने किस तरीके से रिटर्न भरा है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर आयकर विभाग तीसरा पक्ष, जो कि एक बैंक हो सकता है, उससे आपके बारे में जानकारी एकत्रित करता है, जिसके आधार पर वह यह तय करता है कि आपने टैक्स की चोरी की है या नहीं की है, या फिर जो आपने आयकर रिटर्न भरा है वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पर आयकर विभाग के द्वारा कंप्यूटर सहायता प्राप्त जांच चयन का उपयोग किया जाता है। हालांकि अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है, यानी कि जो एक्सचेंज है, वॉलेट प्रदाता है, नेटवर्क ऑपरेटर हैं, वे सारे के सारे अनियमित हैं, यानी कि उनसे जानकारी प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल होता है। बैंकों से तो आसानी से जानकारी मिल जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, लेकिन जो क्रिप्टो मार्केट है वहां पर थर्ड पार्टी से जानकारी निकालना बहुत ही मुश्किल होता है और इसीलिए आसानी से लोग यहाँ पर कर चोरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर के क्या क्या चुनौतियां हैं, और अगर आयकर विभाग चाहता है कि क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाया जाए तो यहाँ पर उसे इन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और यहाँ पर आसानी से लोग कर चोरी कर सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर क्रिप्टो करेंसी लेन देन पर अगर कर लगाना है तो यहाँ पर सरकार के द्वारा इसको लेकर के एक स्पष्ट कानून बनाना होगा ताकि लोग कर चोरी ना कर सकें। और यहाँ पर यह भी सुझाव दिया गया है कि विभिन्न देशों की सरकारों को क्रिप्टो लेन देन पर जानकारी एकत्र करने और साझा करने के लिए सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचों को और मजबूत करना चाहिए, जिससे कि ऐसे लोग जो क्रिप्टो में लेन देन करते हैं वे कर चोरी ना कर पाएं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है ये, और यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर क्यों इनकम टैक्स एक्ट में सरकार को चेंजेस करने चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का जो इस्तेमाल है वह आने वाले दिनों में बढ़ने ही वाला है। और इसको देखते हुए सरकार को आयकर अधिनियम में कुछ ऐसे परिवर्तन करने होंगे जिससे कि वह इन ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगा सके और उसे राजस्व की प्राप्ति हो सके। तो जो चुनौतियां यहाँ पर दी गई हैं उसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। आइए एक और एडिटोरियल की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है ए लाइफलाइन एनिमल फार्म्ड, और ये टॉपिक समान अध्ययन 3 प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अभी हाल के दिनों में ही एक आदमी में सूअर के दिल को प्रत्यारोपित किया गया, जो यह बताता है कि पृथ्वी पर रहने वाले प्रजातियों के बीच में एक घनिष्ठ संबंध है। यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि इंटर स्पेसीज ट्रांसप्लांट, जिसे हम एक्सनो ट्रांसप्लांट के नाम से जानते हैं, उसमें अनुपचारित बीमारियों के इलाज की अनंत संभावना है। यानी कि वैसे बीमारियां जिसका इलाज अभी तक संभव नहीं था वह इंटर स्पेसीज ट्रांसप्लांट के कारण संभव हो सकता है। आप सभी जानते हैं कि खराब अंगों को बदलने के लिए जो प्रत्यारोपण होता है वह पिछली सदी में चिकित्सा की शानदार उपलब्धियों में से एक है, जिसके कारण प्रत्यारोपण की संख्या में वृद्धि हुई है और प्रत्यारोपित अंगों की सूची बढ़ी है और इसके परिणाम भी बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा गया है
कि जिस तरीके से प्रत्यारोपण की सफलता हुई है, यह क्षेत्र अपनी ही सफलता का शिकार हो गया है, क्योंकि प्रत्यारोपण की आवश्यकता वाले लोगों की संख्या अब मानव अंगों की उपलब्धता से कहीं अधिक है। आप सभी जानते हैं कि खराब अंगों के प्रत्यारोपण को लेकर के जो मांग है वह काफी बड़ी है, लेकिन उसकी उपलब्धता काफी कम है। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जीवित और मृत दोनों लोगों से मानव अंगों को प्राप्त किया जा रहा है, लेकिन वैज्ञानिक, नैतिक और सामाजिक चुनौतियों के कारण अंगदाताओं की संख्या बहुत ही सीमित है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर वैज्ञानिकों के द्वारा जानवरों का रुख किया गया है। यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान में रखनी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि चूंकि अंगों की मांग बहुत ही ज्यादा है और उसकी जो संख्या है वो बहुत ही सीमित है, और इसी का फायदा उठाते हुए बहुत सारे लोगों के द्वारा गरीब लोगों को अपने अंगों को बेचने के लिए मजबूर किया जाता है, उन्हें लुभाने का काम किया जाता है। और ऐसा ही एक घटना असम में भी आपको देखने को मिला था, जहां पर किडनी स्कैंडल आपको देखने को मिला था। तो यहाँ पर यह समस्या भी है, और इन सभी चीजों को देखते हुए वैज्ञानिकों के द्वारा जानवरों का रुख किया गया है, और यहाँ पर वैज्ञानिकों के द्वारा एक बहुत बड़ी बाधा पार की गई है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अंगों के लिए किसी जानवर से सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसा कि मनुष्यों में करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा गया है कि बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं, क्योंकि यह एक बहुत ही संकीर्ण उपयोगितावादी दृष्टिकोण है। अगर हम यहाँ पर जानवरों के अंगों के मनुष्यों में प्रत्यर्पण का इतिहास की बात करें, तो यहाँ पर यह कहा गया है कि ऐसी बातें जो हैं वह बहुत नई नहीं है। पुराने जमाने में भी इस तरह के काम किए गए हैं। शुरुआती दिनों में जानवरों के रक्त को मनुष्यों में चढ़ाने का प्रयास किया गया था। प्रारंभिक गुर्दा और यकृत प्रत्यारोपण का प्रयास बबून और चिंपैंजी से किया गया था, क्योंकि इन प्राइमेट को मनुष्यों के सबसे करीब माना जाता था। 1960 के दशक में एक सर्जन के द्वारा मानव किडनी के प्रत्यारोपण के लिए 13 चिंपैंजी का प्रयोग किया गया था, और यहाँ पर जिन लोगों को इन चिंपैंजीज के किडनी प्रत्यारोपित किए गए थे, उनमें से एक व्यक्ति जो एक स्कूल का शिक्षक था, वह 90 दिनों तक जीवित भी रहा था। हालांकि यहाँ पर जो अधिकतर प्रत्यारोपण है वह विफल हो गए थे, और इसीलिए धीरे धीरे ऐसा जो प्रयोग है वह छोड़ दिया गया। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि हाल के दिनों में सूअर के अंगों के ऊपर रुचि बढ़ी है, और मानव अंगों के स्रोत के रूप में सूअरों में जो रुचि बढ़ी है वह इस कारण से बढ़ी है क्योंकि यहाँ पर वैज्ञानिकों के द्वारा सूअरों की प्रजातियों में उचित बदलाव किए गए हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि मानव शरीर के द्वारा अस्वीकृति की संभावना को कम करने के लिए यहाँ पर सूअरों में आनुवांशिक रूप से चेंजेस किए गए हैं, उन्हें संशोधित किया गया है। जब सूअर के शरीर से किसी अंग को मनुष्य में लगाया जाएगा तो यहाँ पर यह संभावना है कि सूअर के जो विषाणु हैं वह मनुष्यों में आ जाएं। लेकिन इस चिंता को दूर करने के लिए यहाँ पर वैज्ञानिकों के द्वारा जैव संरक्षण और आनुवांशिक हेरफेर का सहारा लिया गया है। अब प्रत्यारोपण के उद्देश्य के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित सूअरों का प्रजनन कराने वाली कंपनियां हैं, और ऐसे ही एक कंपनी जो कि यूएस में है जिसका नाम है रेविकोर, उसके द्वारा न्यूयॉर्क में जो प्रत्यारोपण हुआ है उसके लिए सूअर के हृदय की आपूर्ति की गई थी। लेकिन यहाँ पर कुछ सवाल भी हैं इसको लेकर के। यहाँ पर चिंताएं ये हैं कि जो अंग यहाँ पर लगाए जा रहे हैं जानवरों से मनुष्यों में, क्या वे लंबे समय तक काम करेंगे, और क्या यह अब तक की अज्ञात बीमारियों को मनुष्यों तक पहुंचाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सूअर में जो विषाणु होते हैं वो भी इन अंगों के माध्यम से मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, और कोविड-19 का जो मामला है उसके कारण अब यह चर्चा बहुत ही जोरों शोरों से हो रही है कि जानवरों से मनुष्यों में बीमारियां आ सकती हैं। इसके अलावा पेटा के द्वारा भी सूअर के हृदय प्रत्यारोपण की निंदा की गई है। बहुत सारे लोग इसकी निंदा कर रहे हैं, और यहाँ पर उसके द्वारा ये कहा गया है कि यह मनुष्यों के लिए बेहतर होगा कि वे जानवरों को अकेला छोड़ दें और आधुनिक विज्ञान का उपयोग करके इलाज की संभावना तलाश करें। तो इन सभी बातों की यहाँ पे चर्चा की गई है। इसके जो अनेक पहलू हैं कि किस तरीके से अगर यह सक्सेसफुल हो जाता है तो जानवरों के अंगों का इस्तेमाल करके वैसी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है जो कि अभी तक लाइलाज थे। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी चिंताएं हैं कि जानवरों से जो बीमारियां हैं वह मनुष्यों में आ सकती हैं, हम इस बारे में अभी अज्ञात हैं।
कोविड-19 इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और दूसरा जो यहाँ पर मुद्दा उठाया गया है कि भले ही जानवर से अंग लेने के लिए आपको उसकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वे भी एक जीव हैं और इसीलिए इस तरह के कार्य करना उनके लिए नाइंसाफी है। आइए एक और एडिटोरियल की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है स्टॉर्म वार्मिंग ऑफ ए मेगा कोलैप्स, और ये टॉपिक समान अध्ययन 3 आपदा प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर चर्चा की गई है 30 दिसंबर 2021 को आए चेन्नई में बहुत ही तेज बारिश की, और यहाँ पर यह कहा गया है कि 30 दिसंबर को जो बारिश आया था उसके कारण पूरा का पूरा चेन्नई शहर ठप हो गया था। और यह एक तरीके से हमारे राजनीतिक नेताओं के लिए एक चेतावनी है कि वे जल्दी से जल्दी इन घटनाओं से सबक सीखें और शहरों में जो प्लानिंग की जाती है उनको बसाने की, उसमें मूलभूत परिवर्तन करें। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि इससे पहले 2015 में भी चेन्नई में इसी तरीके का बाढ़ आया था, लेकिन यहाँ पर 2021 में जो बाढ़ आया है उसमें मरने वालों की संख्या 2015 के मुकाबले काफ़ी कम है। लेकिन जब यह 2015 में बाढ़ आया था तो उस समय भी शहरी विकास के प्राथमिकताओं को लेकर के बड़े बड़े वादे किए गए थे, बड़ी बड़ी उम्मीदें जगाई गई थी, लेकिन यहाँ पर कागजों पर यह सब कुछ रह गया, इसके शहर में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। यहाँ पर मुंबई में आए 2005 के भीषण बाढ़ की भी चर्चा की गई है और कहा गया है कि जब मुंबई में भीषण बाढ़ आया था, जान माल की क्षति हुई थी, तो उस समय भी ऐसी उम्मीद जगी थी कि सरकार नीतियों में कुछ बहुत ही बड़े चेंजेस करेगी। लेकिन यहाँ पर ये सारे के सारे चेंजेस कागजों पर हो रहे हैं, धरातल पर उनका उपयोग नहीं किया गया है। यहाँ पर कुछ रिपोर्टों की चर्चा की गई है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कहा गया है कि भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार, एक रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा तैयार की गई है जो कि सितंबर 2021 में जारी की गई थी। और यहाँ पर यह कहा गया है नीति आयोग के द्वारा कि कोविड-19 के द्वारा हमें यह समझाया गया है कि आखिर हमारे शहर में क्या कमियां हैं, और अगर हम 2030 तक सभी शहरों को स्वस्थ शहर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ कार्य करने होंगे सरकार को, जिसकी चर्चा इस रिपोर्ट में की गई है। और इसी को देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा 500 से ज्यादा ऐसे शहरों को चुना गया है जिनके ढांचे में मूलभूत परिवर्तन किए जाएंगे। यहाँ पर भागीदारी, नियोजन, सर्वेक्षण, चर्चाओं के माध्यम से नागरिकों की जरूरतों को समझा जाएगा और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप शहरों को बसाया जाएगा। यहाँ पर यह सुझाव दिया गया है लेखक के द्वारा कि जब भी ऐसी चर्चा होती है तो यहाँ पर लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई स्थानीय सरकारों को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि इन्हें जनता के द्वारा चुना जाता है। और चेन्नई का यहाँ पर एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने समझाया है कि चेन्नई में 10 वर्षों से स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं हुए हैं, जिसके कारण जो फोकस है शहर के विकास पर वह सही तरीके से नहीं हो पाया है। लोगों के द्वारा नदियों के पास अपने घर बसाए जा रहे हैं, सभी शहरों में जो नालियां हैं वह जाम मिलती हैं, शहरों में पेड़ों को काटा जा रहा है, जिसके कारण ऐसी आपदाएं लगातार बड़े बड़े शहरों को झेलनी पड़ रही हैं। इन सभी की चर्चा करते हुए यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर हमें अपने शहरों को ठप होने से बचाना है तो उनका जो प्लानिंग है उसे हमें दोबारा से करना होगा, पानी के बहने के रास्ते हमें बनाने होंगे, शहरों में पेड़ों को लगाना होगा, नदियों को स्वच्छ करना होगा, और ऐसा करके ही हम अपने शहरों को बचा सकते हैं इन प्राकृतिक आपदाओं से। आइए अब इन समाचारों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या है और कैसे नई और बड़ी कंपनियां मार्केट में अपना स्थान बनाने के लिए इसका उपयोग कर रही हैं, इस पर चर्चा करें। तो यहाँ पर हमने खुल करके इस पर चर्चा की है। मैंने आपको प्रीडेटरी प्राइसिंग के बारे में बताया है, आप उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करें और इसके बाद आप यह समझा सकते हैं किस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा जो B2B कंपनियां हैं, बिजनेस टू बिजनेस कंपनियां हैं, उनके द्वारा किस तरीके से अपने फंडिंग का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। वह पहले लॉस सहती हैं, मार्केट से बिचौलियों को खत्म करती हैं और बाद में जब उनका एकाधिकार हो जाता है तो वह फिर दामों को बढ़ाने लगती हैं। यहाँ पर आप टेलीकॉम सेक्टर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पर आप यही बता सकते हैं किस तरीके से इन बड़ी कंपनियों के द्वारा किराना दुकानदारों को लोन भी दिया जा रहा है ताकि वह इन्हीं से सामान को खरीदें। तो इन सभी चुनौतियों के बारे में आपको चर्चा करनी है। आपको ये भी यहाँ पर बताना है कि अगर ऐसा होता है तो भारत में बड़ी मात्रा में
लोग बेरोजगार होंगे, जिसका असर सामाजिक ताने बाने पर भी पड़ सकता है। तो इन सभी पर हमने चर्चा की है, जिसका उपयोग आप यहाँ पर आंसर लिखते समय करेंगे। आइए देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है, यह निश्चित है कि क्रिप्टो करेंसी का उपयोग आने वाले समय में बढ़ने वाला है। क्रिप्टो करेंसी के लिए एक स्पष्ट, रचनात्मक और अनुकूली नियामक वातावरण के निर्माण में एक सुव्यवस्थित कर व्यवस्था आवश्यक होगी। इस कथन पर अपने विचार रखें। तो यहाँ पर हमने चर्चा की थी कि किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी में भारी मात्रा में लोगों के द्वारा इन्वेस्ट किया गया है और यहाँ पर सरकार के पास अच्छा अवसर है इन लोगों से कर लेने का, राजस्व कमाने का। लेकिन क्रिप्टो करेंसी को लेकर के स्पष्ट नियम नहीं है हमारे आयकर अधिनियम में। हालांकि आयकर अधिनियम में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसका उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगाए जा सकते हैं, लेकिन चूंकि क्रिप्टो करेंसी में जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं और जिन 4 चुनौतियों की मैंने चर्चा की है आप उसका यहां पर उल्लेख कर सकते हैं कि कौन कौन सी चुनौतियां यहां पर आयकर विभाग को हो सकती हैं और इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार को कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे कि क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन पर कर लगाया जा सके। तो उन चुनौतियों का जिक्र करते हुए आपको यह समझाना है कि क्यों क्रिप्टो करेंसी के लिए एक अलग से कर के नियम बनाने की बिल्कुल आवश्यकता है। आशा करता हूं कि आपको आज का यह समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जो बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं वे बातें आप जरूर नोट कर लेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।